वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स एंड परसेंट यील्ड। सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से शुरू करते हैं। क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स? आपने सैंडविचेस बनाने हैं। एक सैंडविच में 2 स्लाइस होते हैं डबल रोटी के, 2 slices of bread, और एक आप डालते हैं उसके अंदर कबाब, और एक टोमेटो पीस, और एक कुकम्बर पीस। अब आपको दिए जाते हैं 10 कुकम्बर, 10 टोमेटो पीस, 10 कबाब, मगर ब्रेड के जो स्लाइस आपको मिलते हैं वो मिलते हैं टोटल 10। आप कितने सैंडविच बना सकते हैं? आपके पास कबाब इनफ हैं, आपके पास टोमेटो पीस इनफ हैं, आपके पास कुकम्बर पीस इनफ हैं। 10 और 10 ही सैंडविच बनाने हैं, मगर एक सैंडविच में चूंकि 2 स्लाइस होते हैं और आपको सिर्फ 10 मिले हैं, लिहाजा आप 5 से ज़्यादा नहीं बना सकते। 5 सैंडविच बना देंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रेड्स के स्लाइस हैं ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हैं, ये आपकी प्रोडक्शन को रोक देगा। ऐसी चीज़ को जो किसी रिएक्शन को स्लो कर सके, किसी रिएक्शन को स्टॉप कर सके, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कहते हैं। जब 2 केमिकल मिलते हैं तो उसमें एक केमिकल लिमिटिंग होता है और एक एक्सेस होता है। इसमें कबाब, टोमेटो पीस, कुकम्बर एक्सेस है, और बाकी जो ब्रेड है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये एक जनरल कंसेप्ट आप जहन में रखिए, और फिर आप देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अच्छा, चलते हैं, शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और 1-2 मिसालें आपको और दे देते हैं। अब अगर आप कभी इस किस्म की सूरत हाल में मौजूद हों तो आप क्या करते हैं? Limiting factors are those factors which control the speed or the outcome of a reaction or a situation. ठीक है? Have you ever been behind a school bus in the morning? You can only go as fast as the bus in front of you. क्या मतलब इस बात का? आप जिस बस में हैं, या सपोज अगर आप गाड़ी चलाते हैं या चलाती हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड 60 माइल्स पर आवर है। इंडिया पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा आपकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आपके सामने जो गाड़ी है वो 35 पे चल रही है, आप उसके पीछे हैं। नतीजतन आपको अपनी स्पीड कम करनी होगी, क्योंकि आगे वाली गाड़ी जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन गई है, आपकी स्पीड को भी स्लो करने पर मजबूर कर रही है। तो नेक्स्ट गाड़ी आपके आगे जो बस है वो लिमिटिंग फैक्टर है, जो आपको प्रिवेंट कर रही है कि आप की गाड़ी को स्लो चलना है और आप फिर देर से पहुंचेंगे जहां भी आपको पहुंचना है। अब यूनाइटेड स्टेट में जो लोग रहते हैं, या आपने अगर कभी विज़िट किया है, तो एक चीज़ होती है जिसको सेमूर कहते हैं। सेमूर कैसे बनता है? 2 क्रैकर्स होते हैं एक सेमूर में, एक मार्शमेलो का पीस होता है और एक चॉकलेट होती है। हर्शीज़ ब्रांड है। तो 2 ग्राम का क्रैकर्स, ग्राम ब्रांड है, कोई भी क्रैकर आप यूज़ करें 2, और एक मार्शमेलो, एक हर्शी बार, आप एक सेमूर आप बनाते हैं। ठीक है? तो अब क्या हुआ? आपके पास 14 ग्राम है, 5 मार्शमेलोज हैं, 6 हर्शी बार हैं। तो आप कितने
से मोर बना सकते हैं, 5 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। क्यों? कि आपको मार्शमैलो जो है वो सिर्फ 5 ही हैं और हर एक में एक होना चाहिए, और आपको दिए गए 5, तो 5 से ज़्यादा नहीं बन सकेंगे। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है इसमें? मार्शमैलो। क्योंकि मार्शमैलो ख़त्म हो जाएगा, 0 बच जाएंगे 5 के बाद, तो अब आप और सैंडविच नहीं बना सकते। आपके पास हर्शी बार भी है, आपके पास ग्राहम क्रैकर भी है, बट यू आर शॉर्ट ऑफ व्हाट? मार्शमैलो। ठीक है, समझ में आ गया आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट? स्टिल अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। Limiting reactant is the reactant which controls the reaction or the amount of product that can be made. Limiting reactant is determined using stoichiometric relationship. इससे तो वाकिफ़ हैं स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, हम एक लेसन इस पर कर चुके हैं। ठीक है, अब एक्सेस क्या है? जो बच गया आपके पास, उसमें आपने देखा था कि हर्शी बार और ग्राहम क्रैकर बच गए थे, एक में जो है आपके पास कबाब बच गए थे, टोमेटो बच गया था, cucumber. So the reactant that you have more than you need to perform chemical reaction is called the excess reactant. It's not completely used up in a chemical reaction. तो दो चीज़ें आप समझ लीजिए, एक है excess reactants, एक है limiting reactant. You are making ham and cheese sandwiches and you have 5 pieces of ham, 5 pieces of cheese, 8 pieces of bread. कितने बना सकेंगे आप? सोचें, विच ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स डू यू हैव मोर देन इनफ? क्योंकि एक सैंडविच में 2 स्लाइस बनेंगे, तो कितने बन सकेंगे? सोचिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो भी आपकी समझ में आ रहा है कि कितने सैंडविच आप बना सकते हैं, कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है। What is an yield or yield? Yield is how much product that you can produce. In industry, the amount of yields needs to be calculated so that production schedules can be made. You also need to know how much product you are going to be making so that you will have the appropriate size collection container. Real or not? Actual yield, जो असल में होता है, actual yield refers to the amount of product that is actually generated. अभी हम इसको explain करेंगे. Theoretical yield refers to the amount of product that you expect to generate. In order to calculate the theoretical yield, you need to now, number 1, write balanced chemical equations. दूसरा, calculate the amount of product produced from each reactant individually. एक के बाद एक, मतलब एक रिएक्शन है उसमें 3 चीज़ें बन रही हैं, तो पहले एक का करेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का. Reactant that produces the least amount of product is the limiting reactants. Reactant you have enough of is the excess reactant, जो बच जाता है, जो left over होता है. ठीक है, अब परसेंट यील्ड को देखें. आपने गाड़ी खरीदी है और गाड़ी का स्टिकर आपको ये बता रहा है कि ये गाड़ी 1 गैलन में 28 मील जाती है. 28 मील आप ड्राइव कर सकते हैं 1 गैलन पेट्रोल या गैस डाल के. लेकिन जब आपने गाड़ी चलाई खरीदने के बाद, तो आपने देखा 28 मील नहीं जा रही है, ये तो उससे कम पे जाती है. 28 के बजाय 25 पे जा रही है, 25 पे जा रही है. तो क्या हुआ? ये एक्चुअल यील्ड है जो अब आपको मिल रही है, और थ्योरेटिकल क्या थी? 28. आपको क्या मिल रही है? 25. तो ये एक्चुअल हो गई, ये थ्योरेटिकल हो गई. अब परसेंटेज यील्ड का एक फार्मूला है, वो क्या है? अभी हम इसको भी करते हैं. अब हम क्या करते हैं कि मैस कैलकुलेशन करते हैं
how much chemical should be produced, the actual result of the experiment produces less chemical than calculated. अब इसका जो है हमने एक्चुअल यील्ड मालूम कर ली और परसेंटेज यील्ड मालूम कर ली. ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं. परसेंट अगर मालूम करना हो, एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आ जाता है परसेंट. परसेंट यू नो, परसेंट, सेंट कहते हैं 100 को. तो जहाँ भी परसेंट होता है वो 100 का खेल होता है. 100 को यूज़ करना होता है. ठीक है. अच्छा, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ए केमिस्ट स्टार्ट्स with 1.75 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला क्या है? C7H6O3. एंड एक्सेस मेथानॉल. मेथानॉल का फार्मूला क्या है? CH3OH. एंड रिपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ 1.42 ग्राम ऑयल ऑफ wintergreen. What is wintergreen? C8H8O3 in the following reaction. रिएक्शन क्या है? इक्वेशन आपके सामने है. C7H6O3. ये क्या चीज़ है? सैलिसिलिक एसिड. मैंने इसको SA कर दिया. ये क्या है? मेथानॉल. और ये क्या है? विंटरग्रीन. और ये क्या है? वाटर या पानी. ठीक है. अब ये क्या कहते हैं कि अगर ये 1.75 ग्राम हो, क्या सैलिसिलिक एसिड 1.75 ग्राम हो, और तो विंटरग्रीन कितना बनना चाहिए? ये है हमारा सवाल कि इफ़ दिस अमाउंट सैलिसिलिक एसिड 1.75 ग्राम हो तो ये कितना बनेगा. पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इसको जो 1.75 है इसके मोल बना लेंगे. कैसे बनाते हैं मोल? मोलर मास मालूम कर लें C7H6O3 का. तो हमको मालूम है कार्बन का मास 12 होता है. 12 टाइम्स 7. हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 टाइम्स 6. ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टाइम्स 3. इसको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया? 138 ग्राम. ठीक है. ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया. मोल कितने बने? 0.0127 मोल ऑफ सैलिसिलिक एसिड. ठीक है. यहां तक जब हमारी समझ में आ गया तो अब हमने क्या करना है? अगला स्टेप किस चीज़ को हम देख रहे हैं? C8H8O3 या विंटरग्रीन को. अब क्या हुआ कि ये मोल जब इसका होता है तो क्या रेशियो होती है? ये रेशियो नीचे आ जाएगी. कितने मोल थे? यहाँ कोई नंबर नहीं था ना, इसका मतलब 1, तो 1 मोल और 1 मोल ऑफ दिस. तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? हमारे पास जवाब आएगा कि ये भी 0.0127 मोल बनेगा. लेकिन इसके मोल का मास मुख्तलिफ होगा. वो कैसे मालूम करेंगे? C8H8O3 का आप मालूम कर लीजिए मोलर मास. तो कार्बन का 12 है, 12 टाइम्स 8. हाइड्रोजन का 1 है, 1 ज़रब 8. ऑक्सीजन का 16 है, 16 ज़रब 3. तो ये बन गया अब इनको ऐड कर लीजिए तो क्या बनेगा? 96 प्लस 8 प्लस 48. तो हमारे पास आ गया 152. ठीक है, 152. सो अब हमने इस मोल के मास बनाना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा था ग्राम में हमें बताना है. तो क्या किया हमने? 152 ये मोल उसी तरीके से जो हमने सीखा था डायमेंशन एनालिसिस में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 1.93 ग्राम
C8H8O3। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो चीज़ आसान हो जाती है। तो 1.93 क्या है? एक्चुअल है, थ्योरेटिकल है? हमारे पास पहले क्या बताया था इन्होंने? आप फिर वापस आइए सवाल में। सवाल क्या था? इसकी जो यील्ड बताई थी इन्होंने 1.42 एक्चुअल और थ्योरेटिकल, दैट्स व्हाट वी हैड। अब जो हमने रिएक्शन किया तो उसके बाद हमें क्या मिला? 1.93। अब हमने मालूम करना है परसेंट यील्ड। कैसे मालूम करेंगे? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या थी? 1.42 जो क्वेश्चन में दिया गया था। थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने तय किया वो क्या है? 1.93 है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.93 टाइम 100। अब क्या आया जवाब में हमारे पास? जब हम कैलकुलेटर पे इस नंबर को रखेंगे तो हमारा जवाब आएगा 73.6%। ओके। अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं और मैं इसके आंसर आपको दे देता हूँ, बट आई वुड अर्ज यू टू सॉल्व बाय योरसेल्फ और फिर अपना खुद जायज़ा लीजिएगा, खुद को ग्रेड दीजिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं 1 से 10 तक के स्केल में। और अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा। बिल्कुल जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था इसी तरीके से आप करेंगे। अच्छा, अब हम ज़रा इस को करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स and theoretical yield of H3PO3 if 225 gram of PCl3 is mixed with 125 gram of water। इक्वेशन बना लें। PCl3 मिक्स हुआ वाटर में और हमारे पास ये आ गया। ये है 225 ग्राम। दूसरी क्या चीज़ हमें मालूम करनी है? वाटर को ये कहते हैं 125 ग्राम में। पहला स्टेप, मोल बनाइए। सो PCl3 के आपने मोलर मैस मालूम किया जो कि है 137। तो 225 ग्राम्स टाइम 1 डिवाइडेड बाय 137 या 1.64 मोल वाटर का मोल मालूम करना है। सो 125 वाटर का मोलर मैस क्या होता है? 18। So 125 gram time 1 divided by 18, you got 6.94 mole of H2O। ये हमारे पास आ गया। अब इक्वेशन में देखिए, तो इक्वेशन ये बता रही है कि इसका 1 मोल हो तो इसके 3 मोल होते हैं पानी में। ठीक है, पानी को 3 मोल कितने होते हैं? 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5.4 आएगा। अब क्या हुआ? 1.64 मोल को चाहिए 4.92। आपके पास कितने हैं? 6.94 मोल। तो एक्सेस कौन सा है? पानी। इफ पानी एक्सेस है तो लिमिटिंग कौन सा होगा? PCl3। ठीक है, सो 1.64 मोल। अब इसके बाद हम इस पे आ गए H3PO3 पर। सो H3PO3 का जो हमने मालूम किया मोलर मैस वो कितना है? अच्छा, पहले तो आप ये समझ लो, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, दोनों का 1-1 मोल है। तो इसके हो गए 1.64 मोल, तो इसके कितने बनेंगे? 1.64 मोल। मोल एक होंगे लेकिन मोलर मैस मुख्तलिफ होगा क्योंकि मोलर मैस अलग है। तो हमने H3PO3 का मोलर मैस मालूम किया, H3PO3। सो H होता है 1 एंड यहाँ पर है 3, सो 1 टाइम 3 प्लस 31 टाइम 1 प्लस 16 टाइम 3 इज 48। इनको जमा कर लें तो कितना बन जाएगा? ये
82. So 1.64 times 82 divided by 1, so you got 134 gram of H3PO3. आपका होमवर्क वो प्रॉब्लम है जो इससे पहली स्लाइड में हमने आपको दिए हैं, आप उनको सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपकी समझ में कितना आया, कितने प्रॉब्लम आपने सही किए, उनके जवाब लिखें। अगर नहीं आया तो प्लीज़ विदाउट हेसिटेशन आप हमसे आकर कमेंट सेक्शन में पूछें या बाद में मैसेज करें। वी वुड लव टू हेल्प यू, वी वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। Okay, thank you so much for your time. If you like this lesson, please share with others. If you haven't subscribed our channel, please do so now, and don't forget to click on bell icon so that you can receive the notification for new videos. Thank you so much. Have a wonderful day.